दरअसल हमने शैलजा की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाई थी। आपने जिस पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी वहीं से हमें पता चला और हमने आपको इन्फॉर्म किया। लेकिन उसकी ये हालत की किसने? ये जानने के लिए हमने आपको पुलिस स्टेशन बुलाया क्योंकि हमें आपकी मदद चाहिए। शैलजा के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप दोनों के पास में प्लीज हमारे साथ में शेयर करिए। बाइपोलर डिसऑर्डर है उसे, उसका इलाज भी चल रहा था। पर पागल नहीं थी वो, बहुत ही समझदार और होशियार है, लेकिन इस बीमारी के चलते छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था उसे। और सर, अपने जो आखिरी दिन हमारे साथ उसने बिताए, अजीब सा व्यवहार करने लगी थी। अच्छा जी, एनीवेज मुझे ज्यादा कवर अप करके मत बताओ, मुझे पता है तुम्हें मैं बुद्धू ही दिखती हूँ, है ना? हाँ बच्चू, कल मिलते हैं ना तो मैं अच्छे से बताती हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप मेरी ताका झाकी कर रही हैं? क्यों मॉम, मैं आपको कोई क्रिमिनल दिखती हूँ क्या? नहीं बेटा, तुम्हारी आवाज सुनी और तुम्हारे कमरे का दरवाजा कभी बंद ही नहीं रहता है, तो मैंने सोचा पूछूं कि किसका फोन है। लेकिन क्यों? मेरा कमरा, मेरा दरवाजा मैं बंद रखूं या खुला रखूं, ये मेरी मर्जी है। ऊपर से मैं कोई बच्चे नहीं हूँ मॉम कि आपको सब कुछ बताऊं मैं किससे बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ। ओह गॉड, उसके कुछ ही दिनों बाद घर में रखा सारा पैसा जेवर लेकर ना जाने वो कहाँ चली गई। यानी कि भाग गई? इस स्केच को ध्यान से देखिए। क्या ये वही लड़का है जिसके साथ में शैलजा भागी? नहीं सर, हम इसे नहीं जानते। ध्यान से देखिए। हम इसे नहीं जानते, हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ गई थी। आपकी बेटी ये दवाइयां खा रही थी, अपने इलाज के लिए यही दवाइयां खाती थी वो? ये वो दवाइयां नहीं। कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया हमारी बेटी ने, ना ही कभी कोई दुश्मन रहा उसका। फिर ये शैलजा पर हुए इस जानलेवा हमले के मामले में आगे बढ़ने की पुलिस की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। इस पूरे मामले का प्राइम सस्पेक्ट, या फिर ये कहें कि जिस पर शैलजा की इस हालत को लेकर शक किया जा सकता था, वो आज से 3 साल पहले मर चुका था। इस केस की फाइल रोज दर्ज होते नए गुनाहों की फाइलों के नीचे दबती जा रही थी और शायद हमेशा के लिए वहीं दबी रह जाती अगर इस घटना के 6 महीने के बाद इससे मिलता जुलता एक और हादसा ना हुआ होता। तुम जाती हो यहाँ से कि पुलिस को बुलाऊं? साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किए साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ साहब। तुम ऐसे नहीं बोलोगे, रुको, मैं झूठ नहीं, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, सब पता लग जाएगा। जाने दीजिए ना भैया, अगर इसने पैसे खर्च कर दिए तो पुलिस को बुलाने से वापस नहीं मिल जाएंगे हमें। पर आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ा हुआ है, प्लीज इसे और मत बढ़ाइए। ठीक है, और तुम इस एरिया में नजर आई ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं, मैं देखती हूँ, तो जाना। आंटी जी, ज्योति है घर पर? नहीं, बिजी है वो, शादी है उसकी। हमारा भी कनेक्शन है रॉयल फैमिली के साथ। ठीक है आंटी जी, थैंक यू। ये लो, ये मैंने मेरे भाई के घर से चुराए हैं। ये वो पैसे हैं जो उन्होंने मेरी बेटी की शादी के लिए रखे थे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। प्लीज प्लीज वो फोटोग्राफ्स मुझे वापस कर दो। जाओ। भैया,
वो मैं गांव की ज़मीन बेचना चाहती हूँ। क्यों? हाँ, वो ज़मीन हम दोनों के नाम पर है, उसमें से मैं अपना हिस्सा बेचना चाहती हूँ। लेकिन किस लिए? हाँ? कोई जरूरत है पैसों की? सारा खर्चा उठा तो रहा हूं, ज्योति की शादी भी करवा रहा हूं, उसके लिए तो बैंक से लोन भी लिया है। अगर तुम्हें कोई शादी में कमी नजर आ रही है तो बताओ। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती आपके ऊपर। बोझ? तुम्हारे पति के मरने के बाद से जिम्मेदारी उठा रहा हूं तुम दोनों की। आई एम सॉरी भैया, मैं वो जमीन बेच कर रहूंगी, सॉरी। ज्योति क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुम्हारी सगाई हो चुकी है, शादी होने वाली है। लोग तुम्हें इस जैसे लड़के से बात करते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? मम्मा, इस जैसे लड़के से मतलब? हम लोग जब से यहाँ रहने आए हैं तब से अशोक को जानते हैं और ही इज अ गुड बॉय। गुड बॉय? बहुत समझ है ना तुम्हें गुड और बैड की। मैं कह रही हूँ घर जाओ। मम्मा, आपको क्या हो गया? आप मैं ऐसे बोल रही हूँ ना, घर जाओ तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसी उससे बात करने की? क्यों इतना डर रहे हो आंटी? मैंने आपको बताया तो था मेरा कनेक्शन है रॉयल फैमिली के साथ, दूर का। ज्यादा परेशान मत हो आप। बस बंद करो अपनी और औकात में रहो, समझे तुम? तो क्या करूं? मुझसे अब और रहा नहीं जाता आंटी। मम्मी पापा गए बेंगलोर, तो आज रात आ जाइए ना। 1 मिनट, कुछ है मेरे पास। नहीं, ये मेरे पास ही रहेगा, बस आप आ जाना आज रात, ठीक है आंटी? ओके, सी यू आंटी। हे भगवान, बस अब ज्योति की शादी अच्छे से करा देना। माला को 2 लोग ब्लैकमेल कर रहे थे। एक था अशोक, जो उसके राज को राज रखने की कीमत उसका शारीरिक शोषण करके वसूल कर रहा था, और दूसरा था वो रहस्यमय इंसान जिसकी पहचान अब पुलिस के सामने आ चुकी थी। क्या ये इंसान सुरेंद्र ही था? और अगर हाँ, तो वो ऐसा क्यों कर रहा था और कहां था? और अगर ये सुरेंद्र नहीं था तो फिर कौन था? और क्या उसके हाथों मजबूर होकर माला का उठाया गया एक कदम सही था? काश के माला ने खुदकुशी करने की बजाय पुलिस के पास जाने का फैसला किया होता, तो आज ना सिर्फ माला जिंदा होती, बल्कि ये मुजरिम भी पुलिस की गिरफ्त में होता। माला का किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ था किसी के साथ, घर में या घर के बाहर कहीं? कुछ दिनों पहले बहस हुई थी जी हम दोनों के बीच में। दरअसल एक जॉइंट प्रॉपर्टी है हमारी, उसको लेकर वो अपना हिस्सा बेचना चाहती थी और मैं उसके खिलाफ था जी। क्यों बेचना चाहती थी वो उस प्रॉपर्टी को? क्या पैसों की जरूरत थी उन्हें? यही बात तो मैंने भी पूछी थी, लेकिन उसने कुछ साफ साफ बताया नहीं। कुछ दिनों बाद मेरी भांजी ज्योति की शादी थी जी, सारा खर्चा मैं ही उठा रहा था, यहाँ तक कि बैंक से लोन भी मैंने लिया। फिर माला को पैसों की क्या जरूरत थी? उस रात आखिर हुआ क्या था?
माला कहां से आ रही हो इतनी रात को? क्या हुआ? तुम बोलती क्यों नहीं? माला तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मुझे माफ कर देना, ज्योति को भी कहना कि अपनी माँ को माफ कर दे। पर क्या हुआ? उससे कहना कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। माला माला पता नहीं सर ऐसी क्या बात थी कि उसने मेरी आंखों के सामने। पिछले कुछ दिनों से माँ बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी। वो हर छोटी बात पर नाराज हो जाती थी और उस दिन अशोक से सिर्फ बात करने पर वो मुझ पर इतना नाराज हो गई। पता नहीं सर वो ऐसा क्यों कर रही थी। ये तो श्योर है सर कि माला आंटी को कुछ तो हुआ था। जब से ज्योति की शादी तय हुई है, पता नहीं क्यों मैं जब भी ज्योति को देखता था या फिर स्माइल भी करता तो माला आंटी ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूँ और उनकी शादी तोड़वा दूंगा, जबकि मैं तो ज्योति को अपनी सिस्टर मानता हूँ सर। साहब मैंने कोई चोरी नहीं की थी, फिर भी मुझे काम से निकाल दिया। कमला, मैं जानती हूँ तुमने चोरी नहीं की है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी दूसरा काम दिलवाने में। मैडम अगर आपको सब कुछ पता है तो फिर साहब को बोलिए ना, कितनी पुरानी हूँ मैं यहाँ पर। अगर किसी को भी कुछ भी पता चल गया तो मेरा नाम पूरा मोहल्ले में खराब हो जाएगा। मैडम मैंने कहा ना, मैं दिलवाऊंगी तुम्हें दूसरा काम, यकीन करो मुझ पर। पर मैडम पर प्लीज प्लीज अभी यहाँ से जाओ। मुझे नहीं पता साहब, जब माला मैडम को पता था कि मैंने पैसे चुराया ही नहीं तो फिर उन्होंने रंजित साहब को क्यों नहीं बोले? सर ये तो सिंपल सा सुसाइड केस है। माला के साथ कुछ तो ऐसा हो रहा था या हो चुका था जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई। और दूसरी खास बात, माला का अपने भाई रंजीत से प्रॉपर्टी बेचने को लेकर लड़ना, जबकि उसकी बेटी की शादी का सारा खर्चा वो उठा रहा था। सर माला ने अपने नौकरानी को ये बताया था कि वो जानती है उसने चोरी नहीं की, लेकिन जब रंजीत ने नौकरानी को काम से निकाला उसने उसका विरोध तक नहीं किया। इससे तो एक ही कहानी निकल कर आती है कि माला को किसी खास रीजन से पैसों की जरूरत थी, जिसके चलते उसने अपने ही घर में चोरी की और इल्जाम लगा नौकरानी पर। और शायद उसे फिर से पैसों की जरूरत पड़ी, उसने अपने भाई को प्रॉपर्टी बेचने के लिए कहा। भाई नहीं माना तो उसने सुसाइड कर लिया। इस कहानी की आखिरी कड़ी उस जगह से जुड़ी हो सकती है जहां खुदकुशी से पहले माला सबसे छिप कर गई थी। एक काम करो, माला के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर सर माला के कॉल रिकॉर्ड्स को स्कैन किया तो पता चला इसमें सारे नंबर्स या तो रिश्तेदारों के या किसी करीबी, सिवाय इन 2 नंबर से। सर ये जो पहला नंबर है इसका माला के साथ डायरेक्ट तो कोई कनेक्शन है नहीं, मगर हर हफ्ते इस नंबर से फोन जरूर आता था, और अब ये नंबर स्विच ऑफ। और दूसरा? सर दूसरा नंबर अशोक का है। एक काम करो, इस लड़के अशोक को बुलाओ और ये नंबर चेक करो दूसरा किसका है। सर सर मेरी क्लास है सर, क्लास जाना है सर। सर लेकिन हुआ क्या सर? सर हुआ क्या तो बताइए सर। अरे सर क्लास जाना है सर। माला आंटी को कंप्यूटर सीखना था सर, तो मिलने का टाइम डिसाइड करना था, मैंने मैसेज किया था सर। अच्छा, वैसे किस रॉयल फैमिली से हो? वो तो सर हमारे बीच का मजाक था सर। माला आंटी जब भी मुझे देखती थी तो कहती थी कि तुम रॉयल फैमिली के दिखते हो, तो मैं भी कभी मैसेज कर देता था सर। बेवकूफ दिखाई देता हूँ? यहाँ सब बेवकूफ हैं। ना तो उन मैसेजेस की भाषा मजाकिया है और ना ही उनका कंप्यूटर ट्यूशन से कोई कनेक्शन दिखाई देता है। उन्हें पढ़कर साफ समझ में आता है या तो वो किसी को धमकी देने के लिए या डराने के लिए भेजे गए हैं। मोबाइल दो अपना, मोबाइल दो, इसका मोबाइल लो, साइबर सेल भेजो, देखें क्या निकलता है। सर आप चेक कर लीजिए, लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं सर इसमें। देखते हैं। एक काम करो, इसको बाहर बैठाओ और जब तक परमिशन ना दूं वहां से हिलना मत। सर आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते सर मेरे साथ। ये सवाल है या इंफॉर्मेशन? दोनों ही कंडीशन में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, या तो हमारे साथ कोऑपरेट करो, नहीं तो शक के बिना पर गिरफ्तार करके हवालात में डाल दूंगा। बात समझ में आई? लेके जाओ इसको और नजर रखना इस पे।
अच्छा सुनो, इस अशोक के घर वालों को बुलाओ, इसे सामने बिठाकर उन्हें बताओ इसके और माला के अफेयर के बारे में। इसके अलावा इसके प्रिंसिपल को बुलाओ, इसके खास दोस्तों को बुलाओ, सबको बुलाओ। तो लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बात सिर्फ इन्हीं लोगों तक सीमित नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से ये बात बाहर निकलेगी, और अगर ये बात फैल गई तो इसे कॉलेज से रस्टिकेट भी कर सकते हैं। इसके साथ आगे क्या होता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक औरत की मौत हुई है, मौत, और मुजरिमों तक पहुंचने के लिए अगर मुझे इस जैसे 2-3 लोगों को यूज भी करना पड़े तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। फोन लगाओ। सर, बात हो गई मेरी साइबर सेल से, कल सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद लॉकअप, फिर जेल। मत बताओ। सर प्लीज सर, मैंने माला आंटी को नहीं मारा सर प्लीज मुझे जाने दो। एक बार सर मैं ट्यूशन से घर जा रहा था, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। यार मैथ्स मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट जाता है यार। मैथ्स हमें तो मिस्टर प्रोफेसर सिन्हा है ना वो पढ़ाते थे, और वो इतने फनी हैं, बिलीव मी। हाँ भैया, जरा इधर आओ। आई। और वो पढ़ाते पढ़ाते अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैथ्स के नोट्स है तुम्हारे पास? मिलेंगे क्या? हाँ मैं लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। रणबीर नाम के आदमी से चैट करती थी सर, और मुझे याद है उसने लिखा था कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। सर वीडियो थी सर, घर पे चुपचाप बैठना चाहिए ना, क्या जरूरत है बाहर जाके अफेयर करने की? और जब कर ही रही थी सर तो मैंने भी ट्राई कर लिया, इसमें बुरा क्या है? और सर सुसाइड उसने किया, मेरी क्या गलती है उसमें? नहीं, तुम्हारी क्या गलती, तुम तो मासूम हो, है ना? अब तक तो मैं तुम्हारे ऊपर सिर्फ ब्लैकमेलिंग का चार्ज लगाने वाला था, लेकिन अब इसके साथ साथ आत्महत्या के लिए उकसाने और सबूत मिटाने की कोशिश करने का चार्ज भी लगेगा। और जब कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी ना तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि गलती क्या थी। लेके जाओ उसको। सर, अशोक के फोन से डिलीट किया हुआ डेटा रिकवर कर लिया गया, फोटोग्राफ्स, मैसेजेस, चैट्स सब इस फोन में ट्रांसफर कर लिया। ये क्या है? ये देखो, ये इस ब्रेसलेट पे एक निशान बना हुआ है। आजकल ये बनता नहीं है सर, हाथ की बहुत ही उम्दा कारीगरी है ये, और ये जो निशान है ये राजस्थान के जालौर के राजघराने का निशान है। जालौर राजघराना? राइट सर, जिस अकाउंट के साथ माला चैट किया करती थी उसने भी लिखा था कि वो किसी राजघराने को बिलोंग करता है। सर उस अकाउंट को डिलीट कर दिया गया और उससे रिलेटेड सारी कंप्यूटर फुटप्रिंट्स भी डिलीट कर दी गई। उस अकाउंट को ट्रेस कर पाना नामुमकिन है। और सर जो दूसरा नंबर था जिससे माला को हर हफ्ते फोन आया करता था वो भी नंबर ट्रेस कर लिया गया। वो नंबर नोएडा के किसी शशि मारवा का है। इस मारवा को बुलाओ, इसका कोई ना कोई कनेक्शन तो है इस सुसाइड से। सर जी सर, ये मेरा ही नंबर है जिसका बिल मेरे मोबाइल यूजेज से कहीं ज्यादा आ रहा था। सर इस मामले में मेरी मोबाइल कंपनी के साथ डिस्प्यूट भी चल रहा है। सर जब मैंने आइटमाइज बिल चेक किया तब उसमें मैंने कई सारे ऐसे नंबर्स देखे जिनके साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं और ना ही कभी मेरी उनसे बात हुई है। ये कैसे हो सकता है? सर मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तब उसके बाद मुझे पता चला कि ये सब पॉसिबल है। सर जिस तरह कोई हैकर किसी कंप्यूटर या ईमेल अकाउंट को हैक कर सकता है उसी तरह एक सिम का क्लोन बनाकर भी हैक किया जा सकता है। यानी आप माला नाम की किसी महिला को नहीं जानते? नहीं सर। ठीक है मिस्टर मारवा, आप जा सकते हैं, मगर आपकी फिर से जरूरत पड़े तो फिर आपको आना पड़ेगा। जी सर, श्योर, थैंक यू। इस आदमी पे नजर रखो। अब हमारे पास सिर्फ एक ही सुराग बचता है और वो है अशोक के मोबाइल से रिकवर की गई रणबीर की फोटो।
फोटोग्राफ तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन सुरेंद्र की मौत तो आज से तकरीबन 3 साल पहले हो चुकी है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? सुरेंद्र? जी हाँ, इसका नाम सुरेंद्र है और अब से कोई 6 महीने पहले मुंबई पुलिस भी किसी केस के सिलसिले में इसे यहाँ तलाश करने आई। किसी ने जानबूझकर इनके सर पर पीछे से वार किया। अपनी अनस्टेबल मेंटल कंडीशंस के लिए ये लड़की जो भी दवाइयां ले रही थी वो एक्सट्रीमली हैवी डोज की थी। कोई ऐसा इंसान है जो उसको ये हैवी डोज की दवाइयां दे रहा है? पता लगाओ कि उसका कोई पति है भी कि नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे अपने जिस पति को वो औरत ढूंढ रही है असल में वो था ही नहीं। सर ये जालोर राजघराने की अंगूठी है। राजा साहब के यहाँ उनकी गाड़ियाँ धोने का काम करता था ये सुरेंद्र। जब हम लोग महल में हुई एक चोरी की तफ्तीश कर रहे थे तभी इसकी मौत की खबर आई। हम अब भी किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए हैं कि ये सुरेंद्र ही है और जिंदा है या फिर उसके जैसे दिखने वाला कोई और। ओके, थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर, थैंक यू। आखिर ये आदमी है कौन? इसने पहले मुंबई में क्राइम किया, फिर दिल्ली में, और दोनों मामले महिलाओं से जुड़े हुए। जलोर के राजघराने की निशानी का इस्तेमाल करता है और अपने से मिलने वाली महिलाओं के सामने खुद को राजघराने का सदस्य बताता है। इसकी शक्ल के अलावा ये वो दूसरी बातें हैं जो मुंबई और दिल्ली के मामलों को कनेक्ट करती हैं। पता लगाना होगा कि शैलजा के साथ किया क्या था इसने। मुंबई की शैलजा के केस की तरह दिल्ली की माला के केस के तार भी राजस्थान के जालौर से जुड़े हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जालौर का सुरेंद्र, जिस पर इन दोनों मामलों में दोषी होने का शक किया जा रहा था, वो 3 साल पहले मर चुका था। तो फिर क्या मुजरिम कोई और ही था? इस मुजरिम की असली पहचान भले ही अब तक ना हो पाई हो, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी कि वो जो कोई भी था बहुत ही होशियार और शातिर था। इतना शातिर कि इसने माला से बात करने के लिए भी अपना नहीं बल्कि किसी अजनबी के सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था, उसका क्लोन बनाकर। और माला की मौत के तुरंत बाद उसने इंटरनेट और उस चैटिंग साइट से वो सारे क्लू मिटा दिए जिसके सहारे पुलिस उस तक पहुंच सकती थी या फिर पहुंचने की कोशिश कर सकती थी। ये कोई साधारण मुजरिम नहीं था, इसलिए इसे पकड़ने के लिए पुलिस को अपनी तहकीकात में इस्तेमाल किए गए आम तरीकों से कोई अलग तरीका अपनाने की जरूरत थी। थैंक यू वेरी मच ऑफिसर, थैंक यू। सर मुंबई पुलिस से कुछ पता चला? बहुत कुछ। ये आदमी पहले औरतों को अपने प्यार का यकीन दिलाता है, उनका इस्तेमाल करता है, फिर उन्हें छोड़कर दूसरे किसी शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। दिल्ली की माला से पहले इसने मुंबई की शैलजा को अपना शिकार बनाया और अब पक्का ये किसी दूसरे शिकार की तलाश में हो। इससे पहले कि ये किसी और मासूम जिंदगी के साथ खेले, हमें इसे रोकना है। लेकिन सर हमारे पास इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत या लीड नहीं है। लेकिन हम इसके बारे में 2 खास बातें जानते हैं। पहली ये कि वो चैटिंग साइट्स के जरिए अपने शिकार को चुनता है, जैसा इसने माला के साथ किया। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी फोटोग्राफ। इसके अलावा हम इसके बारे में ये भी जानते हैं कि इसने अभी तक दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की औरतों को ही अपना शिकार बनाया। शायद इस बार भी ये ऐसे ही किसी बड़े शहर को चुने। एक काम करो, सुरेंद्र, रणबीर, जो भी इसका नाम है, इसकी फोटोग्राफ को एनलार्ज करवाकर इंडिया की सभी मेट्रो सिटीज की पुलिस को भेजो और उनसे कहो कि अपने शहर के हर थाने के साथ इसकी फोटोग्राफ शेयर करें। सर, इंटरनेट पर प्रोफाइल बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी अपनी पहचान बदलकर लोगों को गुमराह कर सकता है, उनका विश्वास जीतकर उनका फायदा उठा सकता है, उन्हें अपना शिकार बना सकता है। यही सुरेंद्र ने माला के साथ किया था और अब पुलिस उसकी इसी चाल को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने जा रही थी। युवा और सुंदर दिखने वाली महिला पुलिस ऑफिसर्स के झूठे प्रोफाइल्स बनाकर उन्हें अलग अलग चैटिंग साइट्स पर एक्टिव कर पुलिस ने सुरेंद्र के सामने दाना डाल दिया था, या फिर यूं कहिए कि अंधेरे में एक तीर चला दिया था जिसके निशाने पर लगने और ना लगने की संभावनाएं बराबर की थी। और साथ ही पुलिस को बेसब्री से इंतजार था शैलजा के होश में आने का, ताकि अगर उनका ये तीर निशाने से चूक जाए तो वो शैलजा की मदद से इस शातिर मुजरिम तक पहुंच सके। और तभी एक दिन डॉक्टर, क्या हुआ शैलजा? शायद आपकी दुआओं का नतीजा है जो आपकी बेटी कोमा से बाहर आ गई। शी इज आउट ऑफ कोमा। सर, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है पुणे से। ये देखिए।
प्रोफाइल में नाम जयंत बता रहा है। इसकी बाकी की डिटेल्स हमारे टारगेट से काफी मैच करती है सर। गुड, चैटिंग शुरू करो, मगर कोई जल्दबाजी मत करना। जरा भी उतावलापन नजर आ गया तो उसे शक हो सकता है। बहुत होशियार है। ओके सर। शुरू करो। इन्वेस्टिगेटिंग टीम को इस बात का लगभग यकीन था कि इस महिला पुलिस अधिकारी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला और उससे चैटिंग करने वाला सुरेंद्र ही है। लेकिन पुलिस जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी और अब सुरेंद्र की ये तलाश 3 अलग अलग राज्यों की पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन बन चुका था। इंतजार था तो सुरेंद्र की तरफ से पहल का, जो कि उसने की। मैम, दिस इज फॉर यू। आपके लिए किसी ने भेजा है। वाह, थैंक यू सो मच। लेकिन जिसने ये भेजा है वो खुद नहीं आए। मैम एक्चुअली उन्होंने ये नोट भेजा आपके लिए। मैं आई। श्योर। अपनी प्रोफाइल से भी कहीं ज्यादा प्यारी हैं आप। आई होप कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मैम, कैन आई सर्व? श्योर। माय सिंसियर अपॉलजी आपको इंतजार कराने के लिए। नो प्रॉब्लम। गार्लिक ब्रेड विद क्रीम। Would you like to have anything more? No, thank you. The previous order. Cheers. Cheers. वैसे खाने को लेके आपकी चॉइस बहुत ही रिफाइंड है, बिल्कुल इस शैंपेन की तरह। खाना हो या जिंदगी, मुझे सिर्फ बेस्ट चीज़ें ही पसंद आती हैं। वैसे मुझे लगता है लाइफ में इंसान को कभी समझौते नहीं करने चाहिए। करेक्ट, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। सो, आपने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। लेडीज फर्स्ट। अगर मैं खुद ही अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी तो आगे जाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं और इस डेट का सारा मजा चला जाएगा। So shall I start with you first? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए ठीक है, मुझसे ही शुरुआत करते हैं। नाम तो जानती हैं आप, इसके सिवा मैं राजस्थान के एक रॉयल फैमिली से हूँ। वैसे उनकी सोच काफ़ी पिछड़ी थी, इसलिए मैंने खुद को उनसे अलग कर लिया और यहाँ पुणे में शिफ्ट हो गया। वैसे यू नो व्हाट, आज हम पहली बार मिल रहे हैं, बट आपसे मिलकर मुझे लगा नहीं कि ये हमारी पहली मुलाकात है ना? इट मीन्स हमारी सोच के साथ साथ हमारी फीलिंग्स भी बहुत मिलती है। तो हम फिर मिल रहे हैं, राइट? बिल्कुल। लेकिन किसी ऐसी जगह जहां ज्यादा लोग ना हो, सिर्फ हम। व्हाट से? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को अकेले मिलने से पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। करेक्ट? तो चलिए आपके नाम से शुरू करते हैं। आपका नाम? जयंत, रणबीर, मधुर या सुरेंद्र? कौन है आप लोग? पुलिस। तेरा असली नाम तो पुलिस स्टेशन चल के बताएगा। चल चल चल। देखिए मैंने कहा ना, मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे आप लोग। हम जानते हैं। तो जाने दीजिए मुझे। ऐसे कैसे जाने दे मिस्टर सुरेंद्र, या जो भी नाम है आपका। इस वक्त हमारे साथ कोई है जो आपके जुर्म को साबित कर देगा। मिलना चाहेंगे?
कौन है ये लड़की? मैं नहीं जानता। यही है, यही है वो। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ? मैं मार दूंगी तुझे। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों किया? क्यों किया? यही वो औरत है ना जिसको तूने गलत दवाइयां दी, जिस पर तूने अटैक किया? हा? यही वो औरत है ना? अब इसको जिंदा देख के हैरान क्यों है? चल बता। मैं राजा के घर में पैदा नहीं हुआ, लेकिन मरकर राजा की जिंदगी तो जी सकता था ना। इसलिए मैंने एक प्लानिंग बनाई, अपनी कार को खाई में फेंक दी और सारे गहने लेकर के वहां से भाग गया। फिर शैलजा को अपने प्यार के जाल में फंसाया। उससे सारे पैसे लिए और हमेशा दवाइयों के ओवरडोज देता रहा ताकि मेरे पीछे कोई सबूत न रह जाए। लेकिन एक दिन उसने मुझे देख लिया। हाँ बस थोड़ा ही दूर हो रहा है, पहुंच जाएंगे। मदर, 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 होशी, मदर, नहीं कोई नहीं। मदर, 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 दरवाजा खोलो, मदर, 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 दरवाजा खोलो, मदर, 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 दरवाजा खोलो, मदर। शैलजा मेरे लिए खतरा बन चुकी थी और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी ट्रेस मेरे पीछे छूटे। इसलिए उसकी मौत को एक्सीडेंटल दिखाने का प्लान बनाकर मैं उसके घर पहुंचा। यहाँ पे सब मुझे पागल बोलते हैं, कहते थे कि मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया, वो मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन पता है, मैंने सबको बोला कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। और देखो देखो आप आ गए ना। अब मैं सबको बताऊंगी कि मेरा पति आ गया। आप देखो सबको बताती हूँ। बहुत बोल रही थी ना उस दिन वो, देखना अब जाके सबको बताऊंगी, तब सबको यकीन आएगा। उस दिन तो वो बड़ा बोल रही थी, सब अपने आप चुप हो जाएंगे। बहुत बोल रही थी ना उस दिन, पागल बोल रही थी, पता है मुझे। मैं शैलजा की चीख सुनकर के डर गया था। मुझे लगा मैंने उसे मार दिया है और फिर मैं वहां से भाग गया। और माला? मैं और माला एक ऑनलाइन चैटिंग साइट पर मिले थे। ठीक वैसे ही जैसे तुम शैलजा से मिले थे। जिस तरह तुमने शैलजा का इस्तेमाल किया, ठीक उसी तरह तुमने माला का भी इस्तेमाल किया, उसे ब्लैकमेल भी किया। हाँ, ये देखो कितना अच्छा पोर्टफोलियो है तुम्हारा। हाँ? सेक्सी ना? मुझे अपने लिए नहीं, फोटोग्राफर के लिए चाहिए। वो क्या है ना कि इतनी अच्छी फोटोज जो खींची है, देखो देखो तुम खुद देखो, लवली। देखो तुम कितनी क्लोज हो मेरे से। और ये वाला, इसमें तो बिल्कुल सिर्फ पैसों की कमी को पूरी करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। सिर्फ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था मैं, जो ये औरतें मुझे दिला सकती थी, बस इसलिए। और ये सब तुमने पैसों के लिए किया ना? कहाँ हैं पैसे? कहाँ हैं? कहाँ हैं? आखिरकार 3 अलग अलग राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान पुलिस के आपसी सहयोग और उनकी महीनों की मेहनत के बाद सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। शैलजा की जान बच गई, लेकिन माला को नहीं बचाया जा सका। लेकिन सुरेंद्र की गिरफ्तारी से उन कई महिलाओं की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया गया जो सुरेंद्र के आजाद रहने से उसका शिकार बन सकती थी। और सोशल नेटवर्किंग के इस युग में तो यह बेहद जरूरी हो जाता है कि किसी के करीब जाने और किसी को अपने करीब आने देने में थोड़ा वक्त दिया जाए, क्योंकि ये वो माध्यम है जहां पर आप उतना ही देख सकते हैं जितना आपको दिखाया जाता है। ये कहानी सबक है उन सभी लोगों के लिए
जो बिना तथ्यों की जांच परख के किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। दूसरों को धोखा देने के लिए, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर कोई भी अपनी असली छवि से अलग एक दूसरी ही छवि गढ़ सकता है। ऐसे में दिमाग का इस्तेमाल किए बिना सिर्फ दिल के कहने पर चलना और किसी भी तरह का संबंध जोड़ने में जल्दबाजी दिखाना खतरनाक साबित हो सकता है और कई मामलों में जानलेवा भी। इसलिए सतर्क रहें और किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसकी असली पहचान और उससे जुड़े तथ्यों की अच्छी तरह से जांच कर लें, क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तक गांव वालों को भोज नहीं कराते तब तक ये लोग इस शादी को शादी तो मानेंगे नहीं। और पूरे गांव को भोज कराने के लिए तो कितने पैसे लग जाएंगे? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? देखो गिरिजा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भोज ही कराना है ना, करा देंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें कितनी बार कहा है मटके का ठंडा पानी मत पिया करो। रुको, मैं पानी लाई। ये पानी पियो। जगत जा, अब विमल भाई साहब को जाके जल्दी से बुला के ला। ठीक है माँ, जल्दी जा। बाबा क्या हुआ? चाचा, चाचा। अरे कौन है रे? बापू साहब की तबीयत खराब हो गई चाचा, चलो ना चाचा। तेरी माँ को जो कुछ करना है ना वो खुद कर लेगी, मेरे को छोड़ दो। चाचा, मौसी कहीं है? क्यों इतनी रात में शोर मचा रहे हैं? बापू साहब की तबीयत खराब हो गई है, चलिए ना, देखिए ना क्या हुआ है। तेरा के दिमाग खराब हो गया है क्या? आज तक कोई थारे घर में आया हो जब मैं उंगली जय ऐसे? मौसी, चल मौसी। क्या हुआ बापू साहब? बापू साहब, भाई मुझे तो चिंता हो रही है इस बच्चे की। अब ये नवल तो मर गया, पर ये बच्चा तो अब हमेशा के लिए नाजायज की औलाद नहीं कहलाएगा। चलो भाई, चलो 4 लोग कंधा दे दो भाई। जब तक गांव वालों को भोज नहीं मिल जाता तब तक इस शादी को यहां कोई नहीं मानता। भोज तो करवाया नहीं किसी को, पर हाँ जोश ही जोश में वो काम जरूर कर गए जो सबके बाद में आता है, बच्चा। अरे बद्री जी, पुरानी बातों को भूल जाओ। अरे तेज रात खड़ा क्या है? चल। रुको, कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। और तब तक हाथ नहीं लगाएगा जब तक पूरे गांव को भोज ना करा दूं। ये मेरे बच्चे नाजायज नहीं है, मेरा बच्चा है। अब इस चिता को आग तब लगेगी जब मेरे बच्चे को उसका हक मिलेगा। पर गिरजा देख, जाओ यहाँ से, कोई नहीं चाहिए। चलो 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 भाई, चलो चलो चलो। गिरिजा और नवल की शादी राजस्थान के बरौली गांव में एक छोटे से मंदिर में हुई थी, लेकिन गांव की एक रस्म के मुताबिक इस शादी को तब तक सामाजिक मान्यता नहीं मिल सकती थी जब तक पूरे गांव को भोज न करवाया जाए। गिरिजा और नवल की माली हालत खराब होने की वजह से वो शादी के बाद गांव का भोज नहीं करवा सके और इसी वजह से गांव में उनका ये रिश्ता और बच्चा नाजायज माना जाने लगा। गिरिजा की हिम्मत और जज्बा काबिले तारीफ था। नवल के अंतिम संस्कार के साथ शायद गिरजा को नवल की विधवा कहलाने और अपने बच्चे को जायज कहलाने के हक की भी आहुति देनी पड़ती, इसलिए उसने फैसला किया नवल के मृत शरीर के साथ सामाजिक शादी करके पूरे गांव को भोज खिलाने का। आखिर कैसी रस्म थी जिसमें दो इंसानों के रिश्ते की पहचान
पूरे गांव को एक वक्त का भोज खिलाने पर टिकी हुई थी। भाई साहब थोड़ी सी घास ले लो। मुझे नहीं चाहिए आपका घास फूस। थोड़ी सी ले लो भाई साहब। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाओ। थारे ताने अंडे कोई काम धंधो को ने भाग अंडा सु दोबारा मत आजे काम मांगवा, निकले यहाँ से। कैसी हो गिरिजा? शिवराम बता रहा था कि तुम काम ढूंढ रही हो। देखो गिरिजा, मैं तुम्हारी मजबूरियों को समझता ही नहीं, उनका निवारण भी है मेरे पास। बस एक छोटी सी शर्त है। क्या मतलब? शर्त ये कि तुम मुझे समझो और मैं तुम्हें। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे वही कह रहा हूं जो तुम समझ रही हो। है? सुहागन तुम्हें बनना है और सुहागरात मुझे मनानी है। चलता हूं गिरिजा। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, तुम इसे लगाए बिना बाहर जाती नहीं हो। जिस सिंदूर की इज्जत तुम्हारे जीते जी किसी ने नहीं की, उस सिंदूर की इज्जत मैं तुम्हारे जाने के बाद जरूर कराऊंगी। मैं वादा करती हूँ, पूरा गांव हमारी शादी को मानेगा, जरूर मानेगा। आओ भाइयों, आओ आओ देखते हैं इसको। गिरजा, गिरजा, ये सब नहीं चलेगा। ये नवल की लाश जो गड़ी है ना, निकाल दे और इसको फूंक दे। समझ में आया? हम हमारा धर्म बर्बाद नहीं होने देंगे। और याद रख, अगली बार हम आएंगे ना, तुझे और तेरे बच्चे और तेरे पति को फूंक देंगे। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। भोज ही कराना है ना, करा देंगे। जब तक गांव वालों को भोज नहीं मिल जाता, तब तक इस शादी को यहां कोई नहीं मानता। ये बच्चा तो अब हमेशा के लिए नाजायज की औलाद ही कहलाएगा। रात में
मुझे 50,000 रुपए चाहिए। ये लो, ये 25,000 रुपये रख। 25,000? आपने तो 50 कहे थे। तो मैं कब मना कर रहा हूं? इन पैसों से पहले तुम शादी कर लो, कल तुम सुहागन बनोगी, हर सुहाग रात हम मनाएंगे, फिर ले जाना बाकी के 25,000 रुपये भोज के लिए। गिर जा तुम, गिर जा। बापू साहब, बापू साहब, बापू साहब, बापू साहब, बापू साहब, बापू साहब। रास्ता दीजिए, रास्ता रास्ता दीजिए, रास्ता रास्ता। हम रूम के अंदर आए सर तो देखे बापू साहब नहीं रहे। साहब जैसे ही ये सब हुआ हमने जैम्बे हॉस्पिटल फोन करके डॉक्टर साहब को बुलवाया। उन्होंने ही आने के बाद बताया कि अब बापू साहब नहीं रहे। वो ये भी कह रहे थे कि किसी ने उनको जहर दिया है। किसी पे कोई शक? शक? हमें पूरा यकीन है सर। नवल की बीवी गिरजा करा कराया है ये सब करके भागते हुए देखा था हमने उसको यहाँ से। अली पहले नवल को खा गई, अब बापू साहब को भी नहीं छोड़ा। बापू साहब को इन चीजों का शौक था। किन चीजों? औरतें उनकी कमजोरी थी। उस चुड़ैल ने उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया है।
दो मौतें और दोनों की चश्मदीद सिर्फ गिरजा। अब तक गिरजा का व्यक्तित्व एक किस्मत की मारी अबला की तरह सामने आया था, जो मानसिक, शारीरिक और हर तरह से प्रताड़ित हो रही थी। लेकिन पुरुषोत्तम के बयान ने पुलिस के शक की सुई गिरजा की ओर मोड़ दी। क्या गिरजा सच में किस्मत की मारी एक अभागन थी, जो नवल के साथ अपने रिश्ते और अपने बच्चे को पहचान देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, यहां तक कि मुर्दे के साथ भी शादी करने को तैयार थी? या फिर यह सब उसी की रचाई हुई कुछ साजिश थी? सुनीता दी, विमल भाई सा घर पर है क्या? उनको जरा घर भेजना ना, मैं आज उनको अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रही हूँ। दिमाग फिर को नहीं गया मारो, जो मारो मर्दाने थारी नजर चढ़ावा दूं। बस 5 मिनट के लिए भेज दो। चल तो थारा काम कर जा, बस बड़े काम करवा दे। अब तुम्हें 4 कंधे तलाशने की कोई जरूरत नहीं है गिरजा, क्योंकि लाश अब शमशान नहीं, जांच के लिए हमारे साथ जाएगी। कुछ सवालों का जवाब भी चाहिए हमें तुमसे। ले चलो। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये सच है कि मेरे और बद्री के बीच में ऐसे संबंध थे, लेकिन ये सब मैंने अपने बच्चे के लिए किया साहब, ताकि उसे कोई नाजायज ना कहे। मैं तो बस नवल से शादी करके गाँव वालों को भोज खिलाने के लिए जो पैसे लगने वाले हैं उसके इंतजाम में लगी थी साहब। इसी बीच मुझे बद्री ने कहा कि वो मुझे पैसे दे सकता है। बस मैंने उसे नहीं मारा साहब। अच्छा चलो गिरजा, हम तुम्हारी इस कहानी पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारे पति नवल और बद्री के मौत के बीच में इतनी समानता कैसे? साहब, उस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी। नवल काम से घर पर आया, जगत के साथ खेल रहा था। जगत, पानी पियो। जगत, जगत, जगत जा, अब विमल भाई साहब को जाके जल्दी जल्दी से बुला के लगा। जल्दी जा। नवल क्या हुआ? नवल, 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 नवल। देखो गिरजा, अभी तो हम तुम्हें जाने दे रहे हैं, लेकिन अगर एक भी सबूत तुम्हारे खिलाफ मिला तो तुम्हें फिर यहां आना पड़ेगा। सर, बद्री के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि हार्ट अटैक से पहले उसके शरीर में हुई ऑक्सीजन की कमी किसी जहर की वजह से हुई थी। जहर? यस सर, आर्सेनिक यानी कि सांख्या। इस जहर की वजह से शरीर में तेजी से ऑक्सीजन की कमी होती है। डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि मरते वक्त बद्री ने काफी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि गिरजा ने ही वो जहर शराब में डालकर उसे दिया हो? एक काम करो, नवल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को स्पेशली चेक करने को कहो। पता करो ये जहर उसकी बॉडी में भी था या नहीं। सर, तब तक गिरजा को अरेस्ट कर उससे अच्छे से पूछताछ करें। नहीं जाहिद, गिरजा एक अनपढ़ औरत है। अगर किसी विक्टिम को मारने के लिए ऐसा जहर इस्तेमाल हुआ है जो इतना रेयर है, तो जरूर उसके पीछे उसके साथ कोई ना कोई है। इस रणनीति को बना के देने वाला दिमाग हो सकता है कहीं और बैठा हो। अगर हम गिरजा को गिरफ्तार ना करें तो हो सकता है उस शख्स तक हम पहुंच जाएं। एक काम करो, अपने कुछ आदमियों को प्लेन कपड़ों में गिरजा के घर के आसपास तैनात करो। पता करो वो कहां जाती है, किससे मिलती है। ये सारी रिपोर्ट चाहिए मुझे। सर, देख गिरजा, गांव वाले नहीं मानेंगे जब तक उनके पेट में भोज का खाना नहीं पहुंचेगा। तेरा पति अर्थी तक नहीं पहुंचेगा। पर तू दिल छोटा ना कर, मैं तेरी मदद करूंगा। मैं तुझे पैसे दूंगा गांव वालों को भोज कराने के लिए।
पर हाँ, इसके बदले तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? तुझे फिर से एक बार ब्याह करना पड़ेगा बद्री से। मैं ये सब नहीं करूंगी। अरे अपना नहीं तो कम से कम बच्चे का तो सोच। देख, ये मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। वैसे भी वो लोग तेरे को सती सावित्री नहीं समझते, समझ रही है? सबको समझाऊंगा, बताऊंगा उन्हें कि बद्री ने तेरे साथ ब्याह किया था, समझ रही है ना? हाँ, अब तेरी मर्जी। सरपंच जी, बद्री ने मुझे बताया था कि वो गिरजा को बहुत चाहता है, और बद्री और गिरजा के संबंध कैसे थे ये पूरा गांव जानता है। अगर सरपंच जी मेरी गवाही से काम न चले तो मेरे पास पेश करने के लिए सबूत भी है। मुखिया जी, सबूत है तो सबूत पेश करो। हाँ, ये लीजिए। मुखिया जी, इन फोटो को देखने से पता चलता है कि बद्री और गिरजा के बीच में गहरे संबंध थे, और हमारी तो राय ये है बद्री और गिरजा की शादी करा देनी चाहिए। क्यों भाइयों, आप सब लोग सहमत हो? जय हो। सर, जिस जहर के बारे में आपने हमें बताया था, उस जहर के ट्रेसेस बॉडी से कभी जाते नहीं। सर, इस बॉडी का हमने क्लोजली इंस्पेक्शन करा है, और इस बॉडी के बालों और नाखूनों से हमें आर्सेनिक के ट्रेसेस मिले हैं। व्हाट? सर, क्या बात है भाई? सर, गांव से मनीष का कॉल आया था। उसने कहा कि गांव में गिरजा की शादी बद्री की लाश से होने वाली। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। और ये जो काम हो रही है वो गलत हो रही है। बिल्कुल गलत हो रहे हो। राम नाम, राम नाम, बिल्कुल ठिकाना है। आज नहीं छोड़ेंगे। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, नाम। पुरुषोत्तम, आरती ने नीचे रख। ये पंचायत का हुक्म है, बद्री और गिरजा का ब्याह होएगा। आरती उठ चुकी है, वापस जमीन पे नहीं रखी जा सकती। अरे कैसे नहीं रखी जा सकती? सारे गांव को पता है कि बद्री और गिरजा का संबंध था। अब गिरजा बद्री से ब्याह करके अपना कलंक धोना चाहती है, और यही पंचायत का हुक्म भी है। अरे ये उस गिरजा की चाल है, बापू साहब की संपत्ति हड़पना चाहती है वो। देखिए, हम शमशान जा रहे हैं, हमारा रास्ता मत रोकिए। ये बात है तेजराज, ऐसे नहीं मानेगो। पंचायत का हुक्म है और हम हुक्म मनवा के रहेंगे। चलो जाओ। अरे लेकिन मुखिया जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कैसे नहीं हो सकता, ऐसे ही होगा। गिरजा, तेजराज, बद्री के हाथ से गिरजा के मांग में सिंदूर बढ़वा। देख पुरुषोत्तम, मुखिया का धर्म होता है गांव की मर्यादा का पालन करना, और मैं अपनी मर्यादा का पालन कर रहा हूं। मैं पंचायत से कहकर बद्री की संपत्ति के 2 बराबर हिस्से करवाऊंगा। आधा हिस्सा तुम्हारा और बाकी का आधा हिस्सा गिरजा का। अरे अब जो भी करना है मुखिया जी कर लो, मैं भी चुप बैठने वाला नहीं। इसका फैसला कोर्ट में होगा, और एक बात याद रखना, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। क्या हो रहा है यहाँ? क्या मामला है ये? और हाँ पुरुषोत्तम, तुम अपने पिता का शव ले जा सकते हो संस्कार के लिए। जी सर। देखो दरोगा जी, ये हमारे गांव का मामला है, आप बीच में ना पड़ो। मुखिया जी, कानून का मामला है ये। अब आप हमें बताएंगे कि हमें कहां पढ़ना चाहिए और कहां नहीं। इन्वेस्टिगेशन शुरू है, खूनी की तलाश है। खूनी की तलाश? बद्री का खून हुआ था क्या? हाँ, और बहुत जल्द पता चल जाएगा किसने किया।
इस गांव में रिश्तों और प्रथाओं के नाम पर एक घिनौना मजाक चल रहा था। गिरजा की शादी फिर से एक मृत व्यक्ति के साथ होने वाली थी और इस शादी के बदले में जो सौदा गिरजा के साथ किया गया था वो सौदा था लोभ और लालच का। और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह था कि नवल और बद्री के शरीर में यह जहर आया कैसे। सर, ये सबके पीछे मुखिया और गिरजा का हाथ है। बापू सा जमींदार थे हमारे, बहुत पैसा था उनके पास, सबकी नजर उनके पैसे पे थी। ये मुखिया की चाल है सर, उसने गिरजा का इस्तेमाल करके उसकी मदद से हमारे बापू साहब को मार डाला। चल भाई सीधा लेके जा। हाँ, एक एक इंच नापनी है, इधर सुधार नहीं होना चाहिए। रुक जा रुक जा रुक जा भाई, रुक जा। 60 मीटर। ठीक है आजा। इतनी भी क्या जल्दी है मुखिया जी, बहुत जमीन है बद्री की, लपेटने में थोड़ा टाइम तो लीजिए। क्या बात है? ले चलो। आइए आइए। अरे क्या बात है साहब? अरे बताओ तो सही। सांख्या तो आपको पता होगा। साहब मारा विश्वास करो, मैं किसी ने को नहीं मारा। आप तो ऐसे घबराए हुए हैं जैसे आपको किसी ने हॉट सीट पर बिठा दिया हो। मैंने आपसे एक आसान सा सवाल पूछा था जिसका एक आसान सा जवाब देना था आपको। खैर, फिलहाल तो आपकी हालत ऐसी हो रही है जैसे चोर की चोरी पकड़े जाने के बाद होती है। माजरा क्या है? साहब मैं बोले ना कि मारा विश्वास करो, मैं किसी ने को नहीं मारा साहब। ये पुरुषोत्तम मने फंसा रहा है साहब। अरे जीते जी तो बद्री से उसकी कोनी बनी और मरने के बाद मगरमच्छ का आंसू बहा रहा है साहब। पुरुषोत्तम नहीं डर था कि बद्री सारे पैसे लुटा देगा। देखो साहब, मैं तो गांव का मुखिया होने के नाते गिरजा की मदद कर रहा था, उसकी मदद की है मैंने, गिरजा को उसका हक दिलाया साहब मैंने। सर, मैंने गांव के लोगों से पूछताछ की, कुछ अंदर की खबर मिली है। कैसी खबर? सर, बद्री और इस श्रीराम में बनती नहीं थी। वो गांव का जमींदार था तो ये गांव का मुखिया, दोनों के बीच अहम की लड़ाई थी। कुछ लोगों ने बताया कि बद्री पैसे के बलबूते पर खुद मुखिया का चुनाव लड़ना चाहता था। मुखिया को तो कई तरह से खतरा था बद्री से। इस पुरुषोत्तम के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, अपने पिता की रंगीन मिजाजी से बहुत परेशान था। उसने कई बार उनको समझाया लेकिन बद्री ने उसकी सुनी नहीं। नवल की मौत से गिरजा और मुखिया को तो फायदा है पर पुरुषोत्तम को नहीं, लेकिन बद्री की मौत से इन तीनों का फायदा है। अपने आदमियों से कहो इन तीनों पर कड़ी निगरानी रखें सादे कपड़ों में। तब तक हम एक काम करते हैं, पुरुषोत्तम और श्रीराम इन दोनों के घरों को तलाशते हैं। अगर इनमें से किसी ने भी उस जहर का इस्तेमाल उस मर्डर को प्लान करने में से किया है तो हो सकता है हमें वो जगह मिल जाए जहां उस जहर के ट्रेसेस हों। ये लग गया अंगूठा तेरा पेपर पे, अब हो गया पक्का काम। चले, पर हाँ एक बात का ध्यान रखना, हमारे बीच में जो भी तय हुआ है किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझिए? ए जगत आजा, यहाँ आजा। हमला हाँ, भोजन तैयार है, तू जाकर सबको बुला ला। हाँ जा 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 भाग। चाची क्या? भोज तैयार हो गया चाची, माँ बुला रही है। थारे घर को भोज खार मंडो है के? जा हटे से। चाचा। हाँ बोल। भोज तैयार हो गया, माँ ने खाने के लिए बुलाया। तेरा दिमाग खराब है क्या? पहले तो तेरी माँ तेरे बापू को खा गई, बद्री जागीरदार को खा गई, अब क्या पूरे गांव को ही खाएगी क्या? भाग यहाँ से, दोबारा आ गया तो टांग तोड़ दूंगा। क्या हुआ जगत? सब कहाँ है? जगत सब बोले अपने बापू साहब को मार दिया।
बद्री चाचा को भी मार दिया। उन्होंने मुझे भगा दिया उनके घर से। अच्छा, वो लोग मुझे बोले ना, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। आजा आजा, मैं तुझे खिला दूं। आजा। नहीं खाना मुझे, खाना तुम खा लो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? कुछ नहीं, तुम्हारे घर की तलाशी ली थी। लेकिन देखो आप लोग। अरे ये डब्बा क्या? ये बापू साहब का कुछ सामान है। निकालो इसे। ये क्या? सर ये पान डिब्बा है, इसमें वो अपने पान रखा करते थे और ये हमेशा उन्हीं के साथ रहता था। अभी हमारे पास रहेगा। जी। वैसे ये पान मंगवाते कहाँ से थे तुम्हारे बापू साहब? जी वो चौराहे पे तेजराज की दुकान है, पान अच्छा बनाता है वो, उसका पान उन्हें पसंद था, वहीं से मंगवाते थे। ठीक है जाए, चलो ये ले आओ सामान। दरवाजा अंदर से बंद है। एक काम करो साहब, दरवाजा तोड़ो। इसके मुंह से तो झाग निकल रहा है, जरूर इसे भी जहर देके मारा गया हो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। मैंने आसपास के कुछ पड़ोसियों से पूछताछ की। कुछ लोगों ने बताया कि ये तेजराज मुखिया को किराया देने निकला था। किस बात का किराया? सर तेजराज जिस जगह अपनी दुकान चलाता था वो जगह मुखिया की है, उसी ने उसे वो दुकान खुलवा कर दी थी। सब विश्वास करो साहब, मैं कभी कोई नहीं मारा साहब। मने मत मारो साहब। तेजराज को तेरे भूत ने मारा? कहां से लाया था वो जहर तू, जो तूने तेजराज को पान में लगाने के लिए कहा था? और जब तुझे ये पता चला कि हमें मालूम हो गया है कि बद्री का खून हुआ है, तो तेजराज को ही ठिकाने लगा दिया ताकि तेरा ये राज उसकी मौत के साथ दफन हो जाए। साहब हमारा विश्वास करो साहब, मैं किसी ने कोई जहर को नहीं दिया साहब, और ना ही किसी को मारने के पीछे मारा कोई हाथ है साहब। ये बात मुझे जरूर पता थी साहब कि तेजराज ही बद्री ने पान खिलाया करता था। और साहब मैंने बिल्कुल भी बताया कौन नहीं, कुछ भी पता नहीं साहब जी कि वो जहर तेजराज ने कहां से मिला और किसके कहने पर उसने बद्री को जहर दिया साहब, मुझे कोई नहीं पता साहब। हमने तेरे कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। तूने सुबह सुबह तेजराज को कॉल किया था ना, क्या बात की थी उससे? क्या बात की थी उससे? तेजराज ने पूरे गांव की खबर रहती थी साहब। मैंने उसे फोन किया था साहब ये जानने के लिए कि गांव में कोई नई खबर है या नहीं साहब। उसने मुझे बताया कि इस सब के पीछे वो गिरजा कहाँ पे साहब। मुखिया देख, अब किसी और नई कहानी के लिए वक्त नहीं है हमारे पास, समझा? सब कहानी नहीं है साहब, बिल्कुल सच कह रहे हो साहब। उसने मैंने बताया कि उस रात नवल जिस रात मारा वो पान लेकर गया था तेजराज की दुकान से। और तेजराज भाई, एक हमारा वाला पान बनाना। ये क्या है? अरे भाई इसमें किया था पलंग तोड़ पान। पलंग तोड़ पान? साला शादी की सालगिरह आज मेरी है और मैं इतना थक चुका हूँ कि एक ढेला भी नहीं ला सकता। अरे तो इसे ले जाओ ना यार।
वैसे तोहफा भाभी जी का, पर काम तुम्हारे आएगा। लेकिन तुमने तो किसी और के लिए बनाया होगा। अरे वो बद्री जी के लिए बनाया था, तुम ले जाओ, मैं देख लूंगा। ठीक है तेजा। और साहब उसी रात नवल मर गया, और हाँ फिर दूसरे दिन उसकी बेबी वो पान का डब्बा भी दे आई साहब। डब्बे से जहर के ट्रेसेस तो मिले ही थे। एक काम करो जाहिद, एक टीम को साथ ले जाओ और गिरजा को फौरन थाने ले आओ। वक्त आ गया उसके पेट से भी राज बाहर निकाले जाए। और हाँ, श्री राम को तब तक बिल्कुल मत छोड़ना। जी। तुमको हमारे साथ चलना होगा। जो भी पूछना है यही पूछ लीजिए ना। मेरा बच्चा अकेला है यहाँ पर, वो डर जाएगा। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे बच्चे की देखभाल हम तुमसे बेहतर कर सकते हैं। चलो। हाँ साहब, उस दिन नवल पान लेकर तो आए थे। देखो आज मैं क्या लेके आया। क्या है? पान। आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो मैंने सोचा क्यों ना पान खा के शुरू की जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से पान खिलाओ। पानी पियो जगत। नवल 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 नवल। पति की मौत हुई थी, कुछ दिन तो शोक मना ही सकती थी, फिर ये पान का डब्बा वापस करने का ख्याल कहां से आया? सब गांव से कोई भी हमारे घर पे आता जाता नहीं था। सब हमारे बच्चे को नाजायज कहते थे। हमने क्या क्या दिन देखे हैं बस हम लोगों को पता है साहब। इसीलिए मैंने तुरंत उस डिब्बे को पान वाले के पास दे आई। जाहिद, श्रीराम और गिरजा की कहानियां जरूर अलग अलग हैं, पर मंजिल एक ही है, तेजराज पनवाड़ी। ये जरूर दोनों हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। नहीं चाहते कि हम तेजराज तक पहुंचे, ताकि इस मौत के रास्ते पर्दा पड़ा रहे। सर, ये तेजराज के यहाँ जितने लोग पान खाने वाले आते हैं, अगर उन सबसे पूछताछ की जाए तो? ग्रेट आइडिया। एक एक से पूछताछ करते हैं कि नवल और बद्री के साथ जो कुछ भी हुआ, ऐसा पहले भी कुछ हुआ है या नहीं। अब तक का सबसे बेस्ट पेन किलर है, इसे चाहें तो आप कस्टमर्स को लिख सकते हैं। क्यों पुरुषोत्तम, अपने लिए इस दवा की कितनी डोज इस्तेमाल की तूने? क्या हुआ सर? नहीं, वो क्या है ना, अपने बाप के मरने पर काफी दर्द हुआ होगा तुझे, दर्द कम करने के काम आई होगी ये दवा। क्या कह रहे हैं सर ये? कोई बात नहीं पुरुषोत्तम, तू हमारे साथ चल। आजा ठीक है सर, आजा 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 आजा। बस अब और नाटक नहीं। तेरे घर से मिले डब्बे में हमें जहर भी मिला है, और जब हमने ये पता किया कि ऐसे डब्बे कौन बनाता है, हमें कोई नहीं मिला। शक तो तेरे ऊपर हमें पहले दिन से ही था। फिर हमने पता किया तेरी कंपनी के बारे में। ये डब्बा आपको कहां से मिला? ये डब्बा हमने अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट किया है। तुझे तो अपने बाप को रास्ते से हटाना ही था, तो तूने वो डब्बा अपने बाप को गिफ्ट में दे दिया, और साथ में डब्बे के अंदर दी उन्हें मौत। और फिर वो डब्बा जा पहुंचा तेजराज की दुकान पे, जहां वो तेरे बाप के लिए पलंग तोड़ पान बनाने वाला था। उसी रात अचानक नवल जा पहुंचा उस पान की दुकान पे। मरना तेरे बाप को था, लेकिन तेरे इस डब्बे के चक्कर में मर गया बेचारा नवल। और उसके बाद तूने थोड़ा वक्त लिया, सही मौका देख अपने बाप का काम तमाम कर दिया। तुझे पता था कि गिरजा को आसानी से बलि का बकरा बनाया जा सकता है, और ऐसा हुआ भी।
बापू साहब, बापू साहब, बापू साहब, कानून तो तुझे तेरे किए की सजा देगा ही, पर उन सारे पापों का क्या होगा जो तेरी वजह से किसी बेकसूर ने सहे। आखिरकार सच सामने आया। गिरिजा के पति की लाश को उसके बेटे ने आग दी और इस सब में गांव वालों ने भी उसका साथ दिया। पुरुषोत्तम और मुखिया अपने किए की सजा जेल की सलाखों के पीछे काट रहे हैं। मनुष्य ने जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए समाज की रचना की और इस समाज को चलाने के लिए उसने कुछ नियमों को बनाया। ये सभी कुछ ये सोचकर किया गया था कि मनुष्य खुशहाल जिंदगी जी सके, एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सके। लेकिन वक्त के साथ कुछ लोगों ने इन नियमों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और एक दूसरे के दुख का कारण बन गए। इस केस में पूरा गांव एक परंपरा को लेकर गलत धारणा बना चुका था। भोज यानी कि लोगों को शादी के बाद खाना खिलाने की परंपरा, और यह परंपरा इस गांव के लिए एक हथकंडा बन चुकी थी उन लोगों को परेशान करने के लिए जिनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो पूरे गांव का भोज करवा सके। उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, उनके रिश्ते को अवैध बताया जाता था, जबकि ये सरासर गलत है। पुरुषोत्तम लालच के मारे अपने ही पिता को मारने की ठान चुका था और उसे पता था कि इस सब में गिरिजा को फंसाकर अपने आप को कानून के फंदे से दूर रखना उसके लिए आसान होगा। और शायद वो ये भूल गया था कि क्राइम नेवर पेस। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबा केक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।